द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। आइए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का ठोस अवस्था। रसायन विज्ञान में हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं। जैसा हम जानते हैं, द्रव्य वो है जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है। अगर सामान्य तौर पर हम अपने चारों ओर पड़ी हुई वस्तुओं को देखें, जो जितनी सारी चीजें हमें सब अपने चारों ओर दिखाई दे रही हैं, इन सबको हम द्रव्य कह सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये सारी चीजें द्रव्य है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द्रव और गैसीय अवस्था के अतिरिक्त ठोस अवस्था विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ठोस अवस्था का अध्ययन काफी आवश्यक हो जाता है। ठोस अवस्था का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले आइए जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें घटक कण मतलब जिससे वो ठोस पदार्थ बना हुआ है, उसके अवयवी कण, वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके घटक कण संवृत संकलित होते हैं, यानी कि क्लोज पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत पास पास होते हैं और उन्हें उनके बीच आपस में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्लोजली जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास घटक कण एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दिखाएं, घटक कण को हम एक गोले के रूप में अगर हम देखें तो एक गोला एक घटक कण एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोसों के विशिष्ट गुणों के बारे में आइए देखते हैं। नंबर 1, इनका आकार निश्चित होता है। आकार पर निश्चित रहता है, इसका आकार बदलता नहीं। किस बर्तन में इसको रखा गया है उसके आधार पर इसका आकार बदलता नहीं। दूसरा, ठोस सामान्य तौर पर दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। लगभग अधिकतर ठोस कठोर होते हैं। नंबर 3, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। नंबर 4, इनका घनत्व उच्च होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि घटक कण बहुत पास पास हैं, इसलिए इनका घनत्व अत्यधिक उच्च होता है। और कंप्रेसिबिलिटी, यदि हम इनको दबाने की कोशिश करें तो बहुत कम मात्रा में, शून्य इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। संपीड्यता जिसको कहते हैं कि इनको हम दबा नहीं सकते, और ज्यादा दबा करके और ज्यादा इनके घटक कणों को और क्लोज नहीं ला सकते। मैक्सिमम सबसे कम दूरी पर इनके घटक कण आ गए होते हैं, उससे और कम दूरी पर हम इनके घटक कणों को नहीं ला सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी शून्य या न्यूनतम होती है, बहुत ही कम होती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को उनके घटक कण और घटक कणों के बीच लगने वाले जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो संसंजक बल हैं, उनके आधार पर हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ठोस हमारे पास हैं। सबसे पहले तो मोटे मोटे तौर पर हम ठोस को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, इन दोनों को जान लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। कुछ विशेषताएं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की सबसे पहले हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख लेते हैं कि किन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और किन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहते हैं जिनमें जो उनके घटक कण हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे उनका आकार, उनकी व्यवस्था वर्गाकार हो सकती है, षटकोणीय हो सकती है, त्रिकोणीय हो सकती है, किसी एक निश्चित आकार में वो व्यवस्थित होते हैं। घटक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। नंबर 2, उस व्यवस्था
जिस व्यवस्था में एक घटक कण एक कोई ज्यामिति देते हैं, उस ज्यामिति का तीनों आयामों में त्रिआयामी विस्तार होता जाता है और वो उनकी पुनरावृत्ति होती चली जाती है तीनों आयामों में। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। संगलन ऊष्मा जिस ताप पर ये पिघलती हैं, गल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं, वह ताप निश्चित होता है। ये विषमदैशिक होती है। विषमदैशिक किसे कहते हैं? अनआइसोट्रोपिक। हम कहते हैं कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक। विषमदैशिक का तात्पर्य है किसी भौतिक राशि के लिए इनके मान किसी एक दिशा में एक होते हैं और दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सिल्वर आयोडाइड का उदाहरण देखते हैं तो उसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक एक दिशा में धनात्मक होता है और दूसरी दिशा में ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार ये इनकी व्यवस्था को हम दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब ऐसा है कि इनकी जो व्यवस्था है, जो ज्यामिति है, उसकी पुनरावृत्ति बहुत लंबे दूरी तक होते चली जाती है तीनों आयामों में। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इनकी ज्यामिति लगातार रिपीट होते चली जाती है अनंत काल तक। बहुत लंबी व्यवस्था ये होती है, इसलिए इनको हम दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। और इन सभी गुणधर्मों के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी हम कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स, दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों की बात अगर हम देखें तो उनमें घटक कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। होती भी है तो कुछ थोड़ी सी दूरी तक के लिए होती है, फिर वो लंबी दूरी तक वो व्यवस्था, वो निश्चित व्यवस्था मेंटेन रह नहीं पाती है अक्रिस्टलीय ठोसों में। इनकी ये व्यवस्था की पुनरावृत्ति बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं, बल्कि एक टेम्परेचर रेंज इसमें पाया जाता है कि जैसे गलनांक या संगलन ऊष्मा की बात करें, संगलन ऊष्मा भी इनकी निश्चित नहीं होती है। संगलन ऊष्मा का मान एक टेम्परेचर रेंज में होता है। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस से कोई अक्रिस्टलीय ठोस पिघलना शुरू कर रहा है, 47-48 तक वो कंप्लीटली पिघल पा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। ये समदैशिक होते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी भौतिक राशि का मान दिशा के अनुसार बदलता नहीं, इनमें प्रत्येक दिशा में एक समान रहता है, इसलिए हम इनको समदैशिक कहते हैं। इनकी जो ज्यामिति की पुनरावृत्ति करने की टेंडेंसी है, ये थोड़ी सी ही डिस्टेंस तक मेंटेन रह पाती है, इसलिए हम इसको लघु परास व्यवस्था भी कहते हैं। इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं, वास्तविक ठोस इनको नहीं कहते हैं। जिस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस को सुपर कोल्ड लिक्विड्स, अति शीतित द्रव कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस उनको पुनः हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं, उनके घटक कणों के आधार पर और उनके घटक कणों के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं, जो बल होते हैं, जिन बलों से उनके घटक कण बंधे होते हैं, उन बलों के आधार पर हम घटक कणों को पुनः 4 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 सहसंयोजकीय ठोस और नंबर 4 धात्विक ठोस। नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस में जो घटक कण होते हैं वो अणु होते हैं। घटक कण अणु होने के कारण इनको हम आणविक ठोस कहते हैं। घटक कण इनके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे बर्फ है। बर्फ एक आणविक ठोस है। उसी प्रकार से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठोस आयोडीन, ये सब आणविक ठोस हैं, क्योंकि इनके घटक कण अणु होते हैं और इनके मध्य लगने वाले ससंजक बल दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। आणविक ठोस में घटक कण अणु होते हैं और अणु के बीच लगने वाले जो बल हैं वो दुर्बल वान डेर वाल बल है। नंबर 2 आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, अधिकतर ठोस आयनिक ठोस मैक्सिमम हमें दिखाई देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, NaCl, KCl, BaSO4 इत्यादि बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं। ये सब आयनिक ठोस हैं। आयनिक ठोस के घटक कण ऑब्वियसली आयन्स होते हैं और आयनों के मध्य लगने वाले, जैसे NaCl का एग्जांपल आप देख सकते हैं, आयनों के मध्य लगने वाले बल जो होते हैं वो बहुत प्रबल वैद्युत संयोजक बल होते हैं। नंबर 3 कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में घटक कण परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उन घटक कणों के मध्य लगने वाले बल सहसंयोजी
संयोजी प्रकृति होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए डायमंड, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन सहसंयोजी ठोस होते हैं। घटक कण इनके परमाणु हैं और उनके मध्य सहसंयोजी आबंध होता है, जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बने आबंध होते हैं। और नंबर 4 मेटेलिक सॉलिड्स, सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे चारों धातुएं पाई जाती हैं उनको हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। जो भी धातु है वो अधिकतर धातु तो ठोस ही होती हैं, आप जानते हैं, और उनके जो घटक कण होते हैं वो परमाणु होते हैं उस धातु के, और उनके मध्य धात्विक आबंध पाया जाता है। जितने भी धातु हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इत्यादि इत्यादि, जितने भी धातुएं हैं वो सब धात्विक ठोस पाई जाती हैं। तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का हमने वर्गीकरण, ठोस अवस्था क्या है ये देखा, ठोस अवस्था का वर्गीकरण हमने देखा कि हम किस प्रकार से इनको, ठोस अवस्था की प्रॉपर्टीज भी देखी हमने, उसके बाद वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण में हमने देखा कि किस तरह से ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अनआइसोट्रोपिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोस शॉर्ट रेंज ऑर्डर में पाई जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने क्रिस्टलीय ठोसों का पुनः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया, जिन्हें, और हमने देखा कि आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस किस प्रकार से, उनके एग्जाम्पल सहित हमने देखा कि किस प्रकार से उनमें घटक कण क्या होते हैं और उनके मध्य जो आबंध होता है, बॉन्ड होता है, वो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो प्रबल होता है, दुर्बल होता है, या उसकी प्रकृति क्या होती है। ये सारी चीजें हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम ठोस अवस्था के बारे में ये जानेंगे कि ठोस अवस्था के अंदर घटक कण किस ज्यामिति में व्यवस्थित हैं, उनके घटक कणों के मध्य किस प्रकार के बल लग रहे हैं, इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, हम कैसे जान पाते हैं कि उनके घटक कण अंदर कैसे व्यवस्थित है, उनके घटक कणों के अंदर उनकी ज्यामिति क्या है। इन सबको जानने के लिए हम एक दूसरा वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, और इसमें जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।